हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। हमारी धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ? जाहिर सी बात है, वैज्ञानिकों के हिसाब से एक बड़ा सा पत्थर यानी कि एस्टेरॉयड धरती से टकराया, जो अपने साथ पानी लेकर आया और जीवन का पहिया घूम गया। चलो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन आप जरा ये सोचो कि अगर यही काम किसी तरीके से मंगल के साथ हो जाए तो क्या वहाँ भी जीवन की शुरुआत हो सकती है? वैसे ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो अपने पास दूसरा रास्ता क्या है? तो जी वो है टेराफॉर्मिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये काम तो शायद सुपरमैन के रिश्तेदारों ने भी किया था। हाँ जी, यही है वो टेराफॉर्मिंग। देखो, अगर आपने मैन ऑफ स्टील मूवी देखी है तो उसमें ये जो सुपरमैन का कुनबा यानी कि उसके रिश्तेदार जब बिना बुलाए धरती पर आते हैं तो पूरी मौज काटते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो बढ़िया है, हमारा ग्रह तो निबट चुका, क्यों ना मनुष्यों से धरती ही हथिया लें। और ये जो आप यहाँ पर इस समय बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हो, ये है टेराफॉर्मिंग मशीन, जो धरती के वातावरण को बदलकर क्रिप्टन जैसा बना रही है, जहाँ से सुपरमैन आया था। साइंस फिक्शन में टेराफॉर्मिंग को इतना ही दिखाया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि अपने पास ये इस टाइप की मशीनें हैं क्या जिन्हें लगाकर हम मार्स को टेराफॉर्म कर लें? वेल, नहीं है। ओके ठीक है, तो क्या हम बनाने जा रहे हैं? वो भी नहीं। तो फिर हम यहाँ पर इस शब्द के ऊपर काहे चर्चा कर रहे हैं? तो भैया उसका कारण ये है कि किसी ग्रह को रहने लायक बनाना यानी टेराफॉर्म करने का ये एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। सुनो ध्यान से। तो जी मंगल पर जीवन की शुरुआत करने के लिए मोटा मोटा हमें दो काम करने हैं। एक तो मंगल पर पानी भिजवाना है और दूसरा उसका तापमान बढ़ाना है। और इससे क्या होगा भाई साहब? बस आप तापमान बढ़वा दो, उसके बाद बिना इंसान को मंगल पर भेजे वहाँ पेड़ भी लगेंगे, ऑक्सीजन भी बनेगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्लॉट भी कटेंगे। और ये सारे काम इस वीडियो में होंगे। हमारी धरती पर गर्मी बढ़ने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर हम किसी तरीके से ये तापमान की भट्टी मंगल ग्रह पर भी चालू कर दें तो रहने लायक वातावरण बन जाएगा। और टेराफॉर्मिंग का सबसे पहला कदम है मंगल का तापमान बढ़ाना। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और करेंगे कैसे? आइए अब जरा इस पर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो जी ये है डॉक्टर जुबरिन। अब ये कौन है भाई साहब? ये आदमी बहुत खास है। इनके पास एरोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में पीएचडी के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन और नासा के प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन करने का लंबा चौड़ा अनुभव है। अब देखो, इनकी तारीफों का टावर तो हमने खड़ा कर दिया। अब जरा जान लेते हैं कि इन्होंने ऐसा खास क्या किया। तो देखिए, नासा में काम करने के दौरान इन्हें जो जानकारी पता लगी उसके हिसाब से अगर हम मंगल की सतह को किसी तरीके से गर्म कर दें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मंगल की सतह ने सोख रखी है वो गर्म होके बाहर निकल आएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड से अपना क्या लेना देना? मतलब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भैया आपको नहीं लगता कि मतलब इस प्लान में कुछ गड़बड़ है? मतलब जीवन के लिए तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? तो जी मंगल पर जीवन की शुरुआत इसी कार्बन डाइऑक्साइड से होगी। और कैसे होगी ये हमें वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए डॉक्टर जुबरिन की बातों पर विश्वास कर लो। और कोई ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन अगर हम मार्स का बायोडाटा देखें तो भाई साहब 6779 किलोमीटर के आसपास इसका डायामीटर है। 6.4 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम इसका वजन है। मतलब गर्म करने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा और हल्का सामान नहीं है ये। भाई साहब हमें पतीला गर्म नहीं करना है, प्लेनेट को गर्म करने की बात हो रही है। अब देखो, ये प्लान सुनकर आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, मजाक है ये? मजाक है? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं है, प्लान तो बढ़िया है। लेकिन इसमें एक समस्या है, और समस्या ये है कि मंगल की सतह को गर्म कैसे करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब जिसने बनाया ये प्लान वही देगा इसका समाधान। मतलब क्या उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं दिया? नहीं जनाब, बिल्कुल दिया है। सुनिए ध्यान से। तो नासा में रहते हुए डॉक्टर जुबरिन की कैलकुलेशन के हिसाब से मंगल के पोलर रीजन को गर्म करने के लिए 5000 मेगावाट की पावर चाहिए। अब सवाल आता है कि इतनी पावर आएगी कहां से? तो इनके हिसाब से ये पावर आएगी न्यूक्लियर रिएक्टर से। और अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर आएंगे कहां से? भाई साहब इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। देखो, समस्या की जड़ ही यही है कि मंगल पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए जो सामान हमें वहां पहुंचाना पड़ेगा, ये काम ऐसे लंबे चौड़े खर्चे के पर्चे भरेगा जो नासा के भी गुर्दे छील देगा। और देखो, इस काम को करने में दूसरी समस्या ये है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ वहां पर कोई हादसा हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, तो भाई साहब ये न्यूक्लियर रेडिएशन मंगल पर ऐसा दंगल मचाएगा कि वो ग्रह किसी के रहने लायक नहीं बचेगा।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाला प्लान ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए नासा के एक और वैज्ञानिक ने अपना दिमाग दौड़ाया और एक नया समाधान हमारे सामने लाकर रख दिया। ये है डॉक्टर क्रिस मैके, नासा की प्लेनेटरी डिवीजन में एक रिसर्च साइंटिस्ट। अब इनके आइडिया के हिसाब से अगर हम किसी तरीके से मंगल की सतह पर पहले से ज्यादा सूरज की रोशनी भेज पाए तो मंगल की सतह गर्म हो जाएगी। और अब सवाल आता है ये कि ये काम होगा कैसे। तो जी इसके जवाब में इन्होंने ये कहा कि हम मार्स के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े रिफ्लेक्टर बनाने वाले हैं जो ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को मंगल की सतह पर भेजेंगे, जिससे मंगल का तापमान बढ़ जाएगा। आज के समय जो स्पेस मिरर नाम से टेक्नोलॉजी है वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। हाँ, वो बात सही है कि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन नासा लगातार इस चीज के ऊपर काम कर रहा है। चलो ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टर बनाने के लिए हम किस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे? तो जनाब वो है माइलार। अब सवाल आता है कि हमने इसी मटेरियल को क्यों चुना? तो जी उसका पहला कारण ये है कि ये हमारे बाल से 10 गुना पतला है, दूसरा मजबूत है, तीसरा ये एक जबरदस्त रिफ्लेक्टर है, और चौथा सबसे जरूरी, नासा माइलार को स्पेस में टेस्ट कर चुका है। तो बस हो गया, इसे ले जाओ, रिफ्लेक्टर बनाओ, मंगल को गर्म करो और कॉलोनी काट लो। तो जी कैसा लगा आपको इनका प्लान? मस्त प्लान है। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल ही वाहियात प्लान है। इसमें एक जबरदस्त समस्या है। आप ये सोचो, इतने बड़े प्लेनेट के पोलर रीजन को गर्म करने के लिए आपको ह्यूज रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा। अब समस्या जो है वो ये कि इतने बड़े रिफ्लेक्टर को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो हमें स्पेस में भेजना पड़ेगा या फिर स्पेस से जुटाना पड़ेगा। और अगर ये संभव होता तो हमें इतना समय क्यों लगता? मतलब कुल जमा बात ये है कि ये आइडिया भी नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बढ़िया है गुरु, मतलब सबके प्लान तो आपने रिजेक्ट कर दिए, तो मंगल पर अब अपनी झोपड़ी कैसे डलेगी? भाई साहब बिल्कुल डलेगी। देखो, अपन की खोपड़ी ने आपकी मंगल पर झोपड़ी के लिए एक बढ़िया सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आप एक पल के लिए ये सोचो, अगर हम एक बड़े से एस्टेरॉयड को मार्स की सतह पर दे मारे तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो देखो, अगर आपने आर्मागेडन मूवी देखी है तो उसमें इसी आइडिया को कॉपी किया है। मतलब धरती से स्पेस वॉरियर्स की एक टीम अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर उस एस्टेरॉयड पर लैंड करती है जो बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था, और अगर उसे समय पर रोका ना जाए तो वो धरती का चैप्टर निपटा देता। अब ये लोग उस पर लैंड करते हैं, उस पर माइनिंग करते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करके उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। अब ये टुकड़े धरती के साइड से निकल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, तो अपने काम का इसमें क्या है? तो जी अगर हम किसी तरीके से एक एस्टेरॉयड पर लैंड कर पाए और धमाके या रॉकेट वगैरह की मदद से उसके रास्ते को बदल पाए, यानी मंगल की तरफ मोड़ पाए, तो भाई साहब वो मंगल से जाके टकरा जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अरे ना ना, ज्यादा नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। देखो, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर है? जुपिटर और मंगल के बीच में। तो हमें इन बड़े बड़े पहाड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो थोक के भाव में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब इस पर लैंड करना और इस पर रॉकेट लगाना या बम से उड़ाना ये मुश्किल काम है, तो जनाब नासा इससे मिलता जुलता काम कर चुका है। आप 2 मिनट रुको, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। जब ये बड़ा सा पत्थर मार्स की सतह से टकराएगा तो हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत एकदम से रिलीज होगी, जिससे मंगल का तापमान बढ़ेगा। और क्योंकि ये एस्टेरॉयड अपने अंदर फ्रोजन गैसेस लेकर चलते हैं, तो ये मंगल के एटमॉस्फेयर को और ज्यादा डेंस करने में मदद भी करेगा। हमारी धरती पर भी पानी इसी तरीके से आया था। एक बड़ा सा पत्थर आया, अपने साथ जमा हुआ पानी लाया और धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। और यही तो हमें चाहिए। मतलब अगर मार्स पर एक डेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब सवाल आता है ये कि ये सुनने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? देखो, आपने नासा के डार्ट मिशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, मतलब डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये एक प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट था जिसमें नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट को एक एस्टेरॉयड की सतह पर दे मारा, जिसके परिणाम के रूप में उस एस्टेरॉयड ने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया। और ये काम हुआ था 26 सितंबर 2022 में। और देखो, नासा भविष्य में एक एस्टेरॉयड पर लैंड करने की प्लानिंग बना रहा है। अब इस बात का मंगल पर जीवन से क्या लेना देना? तो देखो, अपन की प्लानिंग ये है कि अगर नासा एस्टेरॉयड पर लैंड करने में कामयाब हो जाता है तो हम एक एस्टेरॉयड को हल्का सा जुपिटर की तरफ धक्का देंगे और ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करके उसकी ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल करते हुए उसकी रफ्तार को बढ़ाकर उसे मार्स के ऊपर धक्का दे देंगे। अब देखो, हो सकता है कि आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भाई साहब ये काम तो हम बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हम ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का इस्तेमाल एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को बदलने के बजाय अपने स्पेस क्राफ्ट के मोमेंटम और स्पीड को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये एक ट्राइड और टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये बम और रॉकेट वगैरह लगाकर हम बड़े से पहाड़ को तो नहीं धकेल सकते, क्योंकि अगर ये संभव होता तो हमने धरती पर इतने न्यूक्लियर टेस्ट करे हैं, हमारी धरती भी तो जरा मरा सी खिसकनी चाहिए थी। अब देखो, आपकी बात सही है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक समझो। आप ये सोचो, आपको मंगल पर चाहिए क्या, पहाड़ या एनर्जी? जाहिर सी बात है एनर्जी, और ये एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किन चीजों पर निर्भर करती है? मास पर और रफ्तार के स्क्वायर पर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए उस एस्टेरॉयड के मास से ज्यादा उसकी रफ्तार मायने रखती है। और भाई साहब, रफ्तार बढ़ाने के कारण की वजह से ही उसे जुपिटर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, जहाँ पर वो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट की मदद से जबरदस्त रफ्तार गेन करेगा। और देखो, लॉजिकल बात है, हम कोई कंकड़ पत्थर तो मार्स पर फेंकने नहीं वाले, तो ये एस्टेरॉयड माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा ना भी हो, लेकिन भाई साहब इतना छोटा भी नहीं होगा। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलिए, प्लानिंग हो गई पूरी, अब जरा इस मिशन को निपटाते हैं और एक बार जरा सारी चीजों को जोड़कर ये समझ लेते हैं कि हमारा आइडिया काम कैसे करेगा। देखो, सबसे पहले तो हम टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में ताक झांक करके एक हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा एक बढ़िया सा एस्टेरॉयड ढूंढेंगे जिसके पास बर्फ, पानी या फ्रोजन गैसेस या ये सारी चीजें मौजूद होंगी। अब इसके बाद एक ग्राउंड स्टेशन इस एस्टेरॉयड पर तंबू लगाने के लिए एक स्पेस मिशन भेजेगा। अब वो लोग जाएंगे, गड्ढा वड्ढा खोदेंगे, बम वगैरह फिट करेंगे या रॉकेट वगैरह फिट करेंगे, जो भी उन्हें आसान पड़ेगा, अपना काम वो निपटा लेंगे। अब अगर उन्होंने बम लगाया है तो उसे फोड़कर, या अगर उन्होंने रॉकेट लगाए हैं तो उन्हें चलाकर स्पेस में घूमते हुए इस पहाड़ को जुपिटर की तरफ मोड़ेंगे। और देखो जी, अगर ऐसे हमारे हाथ 10-12 चढ़ गए तो उन सबको हम मार्स की सतह पर दे मारेंगे। अब इनकी वजह से होगा बहुत बड़ा धमाका, जिससे बढ़ेगा मार्स का तापमान और मार्स की सतह ने जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रखी है वो बाहर आ जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा जो मार्स के तापमान को और बढ़ाएगा। और इस बढ़े हुए तापमान में जो मार्स पर जमी हुई बर्फ है, पानी है, वो बाहर आ जाएगा। फिर वो गर्म होगा, भाप बनेगा, बादल बनेंगे, वो बादल बरसेंगे, वाटर साइकिल कंप्लीट होगा। उसके बाद हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज धरती से मार्स की सतह पर भेजेंगे, जो वहाँ की जमीन और वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करके ऑक्सीजन बनाने का काम शुरू करेंगे। और इसके बाद जाकर हम भेजेंगे धरती से एक पलटन, जो वहाँ पर जाएगी, जायजा वगैरह लेगी और रहने के लिए घर वगैरह बनाएगी। और जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पर पानी है तो आने जाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पानी से हम रॉकेट फ्यूल बना लेंगे, यानी कि एक 2 वे ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। चलो, आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ। हमारे लिए प्रकृति की बिगड़ती हुई हालत अकेली परेशानी नहीं है। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें यह लिखा था कि आने वाले 4-5 साल के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगुलैरिटी को हासिल कर लेगा। अब ये सिंगुलैरिटी क्या चीज है? तो जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सिंगुलैरिटी का अर्थ है कि जब एक मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास कर जाए, उससे आगे निकल जाए। इसे हम लेवल 4 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और अभी हम लेवल 2 पर हैं। When do computers become as smart as us? Well, we think that maybe a human brain is worth about 10 quadrillion operations per second. So sometime in that 2040 to 2050 range, we'd expect to see parity. और अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब, मशीनों के पास अपना भला और बुरा सोचने की क्षमता विकसित हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो मतलब, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मुझे नहीं लगता कि मशीनें हमारे साथ को एग्जिस्ट, यानी कि हमारे साथ मिलकर हमें यानी मनुष्यों को बचाने की प्लानिंग करेंगी, बल्कि वो तो ये सोचेंगी कि सारे कलेश का कारण मनुष्य ही है। ये थकता भी है, बीमार भी पड़ता है, इसे छुट्टी भी चाहिए, तो क्यों ना इसे परमानेंट छुट्टी ही दे दी जाए। अब देखो, मशीनों को इंटेलिजेंट होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि सिंगुलैरिटी को हासिल होने के बाद भी हम मशीनों के साथ रह पाए? और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और आप चाहते हो कि इस पर एक डिटेल वीडियो हो जाए, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।